आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 MS में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर 15 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लेकर आए। कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले बहुविकल्पीय से। देखिए पहला बहुविकल्पीय सरल अपना कि कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित, विद्युत धारा कह सकते हैं, विद्युत और चुंबकत्व जो है परस्पर संबंध है। ये किसने वैज्ञानिक ने बताया? फैराडे ने बताया, या आस्टेंड ने बताया, एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने? हम सभी जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो उसमें क्या कंपास सुई को ले गए तो उससे पता लगाया कि इसमें चुंबकत्व है, यानी वो कंपास सुई जो है उसमें धारा में विक्षेपित होने लगी, यानी आगे पीछे ले गए तो क्या हुआ, विक्षेपित होने लगी। और हम जानते हैं कंपास सुई जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल में, यानी उत्तर दिशा और दक्षिणी दिशा की ओर ही स्थित रहती है। तो ये बताया हमारे वैज्ञानिक ने, आस्टेन ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी है, आस्टेन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहां कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। तो परस्पर लंबवत तो होती नहीं, पहली बात है। एक बिंदु पर काटेंगी नहीं, अगर बिंदु पे काट देंगी तो जो है उनकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। तो याद रखिएगा। अब ये दोनों ऑप्शन आ गए, सदैव समांतर होती है सॉरी, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो हम समानता लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सही, तो ये सही होगा सी वाला, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो वो समांतर भी कह सकते हैं आप, कि समांतर रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर ये काट देंगी तो इनकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो इस संभव नहीं है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो पहला ऑप्शन सदैव समांतर होती हैं आप लगा सकते थे, लेकिन नहीं तो लगाएंगे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि प्रणालिका का उपयोग किया जाता है। प्रणालिका का जो उपयोग है, जो प्रणालिका बनती है इस तरह से, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में, या वितरण बॉक्स में, या धारा मापी बनाने में? तो याद रखना कि इसमें चुंबकत्व का प्रभाव होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने में इसका काम किया जाता है प्रणालिका का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही लगाएंगे? बी वाला लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ध्यान दीजिएगा, किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, या फैराडे के नियम के द्वारा? तो याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार लगाई जाती है। दाएं हाथ का नियम क्या होता है? जब हम एक, वो स्क्रू गेज का भी नियम होता है, पेचकस का नियम, जिसे हम पेचकस की नोक है, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उंगलियां जो घूम रही हैं, ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो ये दिया था किसने? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम आ जाए, मैक्सवेल का स्क्रू गेज का नियम आ जाए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का नियम बताते हैं कौन से? मैक्सवेल। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो पांचवा प्रश्न है यहाँ का है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दिखा, बल की दिशा ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम, भाई इसके नियम मतलब चुंबकत्व की दिशा होती है, तो इसे तो काट दीजिए। आगे आ गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, या फैराडे के नियम? तो जब बात कहे बल की दिशा की तो बस आंख बंद करके लगाइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, अंगूठे के पास वाली उंगली, दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यानी ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत भी है, ये इसके लंबवत है। तीनों चीजें जो है अगर परस्पर लंबवत है तो अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा को प्रदर्शित करे, और मध्यमा उंगली जो है यानी इसके पास वाली उंगली ये धारा की दिशा आई को प्रदर्शित करे। तो लगने वाला बल जो है वो अंगूठा जो है वो इन दोनों पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसके नियम के अनुसार? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो याद रखना, बल की दिशा ज्ञात करना है
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पांचों प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अब मैं आपको 10 और कराएंगे, नहीं 15 कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट जरूर कर दीजिएगा। अपने हिसाब से गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। जो वीडियो आपको अच्छा लगे वो आप देखिएगा अपने सुविधा के अनुसार। जो चैप्टर आपको कमजोर लग रहा है वो वहां जाकर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है कि धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत धारा के परिणाम पर, या कुंडली में फेरों की संख्या पर। और यहाँ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर भी, विद्युत धारा के परिणाम पर, और कुंडली में फेरों की संख्या पर। यानी इन तीनों पर क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। और यहाँ लिख दिया है इनमें से कोई नहीं। या तो इनमें से कोई एक लगाएंगे, तो यहाँ इनमें से सभी हैं, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ये सभी, ये सभी। तो आप टिक लगाते किस पर, सभी पर। लेकिन जब सभी हैं लेकिन इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे, या इस तरह से दिया हुआ ऑप्शन ये सभी, तो यहाँ पर आप ये सभी लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए हम अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर, वेबर मीटर स्क्वायर, या वेबर, या आस्टेन। तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर नहीं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर जो दिया गया है वो मात्रक है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, जो गतिमान आवेश कण है वो क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो गतिमान आवेश है, जो कण है, वो चुंबकीय क्षेत्र को भी और विद्युत मतलब चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। ये दोबारा प्रश्न हो गया, सॉरी, इसकी जगह मैं अभी आपको एक और इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आगे की ओर। एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे पे कभी नहीं काटती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा सी वाला, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब एक चीज बता देते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो काल्पनिक होती हैं, पहला काम ये रखिएगा। और हम इसको थोड़ा सा बना देते हैं आपके लिए। ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। तो उत्तरी दिशा से निकलती हैं और दक्षिण की ओर ये प्रवेश करती हैं। याद रखिएगा उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर जो है वो प्रवेश करती हैं। इधर से नीचे से इस तरफ की ओर, यहाँ से उत्तर की दिशा से निकलती हैं और दक्षिण की दिशा में प्रवेश करती हैं, इस तरह से। तो याद रखिएगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये उत्तरी के ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर से अंदर प्रवेश करती हैं। और ये लगातार पूरा एक वृत्त यानी वक्र के आकार से चलती रहती हैं, और ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। अब बढ़ते हैं हम देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। बल की दिशा की बात करी थी, देखो जहां बल की दिशा की बात कर दे तो तुरंत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लगा देंगे, जो भी हमने बताया था। जैसे ही बल की दिशा आ जाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा अंगूठे के पास की तर्जनी उंगली और उसके बाद मध्यमा उंगली, तीनों को इस प्रकार घुमाते हैं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हों। तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, मध्यमा उंगली धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे, तो इस पे लगने वाला बल जो है अंगूठा प्रदर्शित करता है, यानी अंगूठा जो है इन पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ याद रखना है कौन सा नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ध्यान दीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कर रहा है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, लंबवत होती नहीं, पहली चीज तो काट दीजिए, खत्म करिए इसको। अगला देखिए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, ये हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, उद्भव तार से होता है, ये कह रहे हैं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री
क्षेत्र रेखाओं के केंद्र पर तार होता है, केंद्र तार पर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये तार है, इसके चारों ओर जो इस तरह से होगी ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चारों ओर। ध्यान दीजिएगा, जैसे तार क्या होता है, अगर तार में धारा प्रवाहित हो रही तो इसके चारों ओर का जो हिस्सा है ये चुंबकीय रेखाएं जो बात कर रहा है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ये दर्शाएगा। तो इसका केंद्र क्या होगा, ये तार ही इसका सकेंद्रीय होगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही होगा, वो सही होगा डी, कि चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र कौन होता है, तार होता है। तार जो है वो इसका केंद्र होता है, तार इस चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। लघुपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, लघुपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है यानी कि जब दो तार आपस में मिल जाते हैं, गर्म तार और नरम तार, यानी मेन और फेस, मतलब मेन फेस को जैसे बोलते हैं और अर्थ, दोनों तार मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं लघुपथ। लघुपथ में चिंगारी निकलती है, धारा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो यहाँ याद रखना कि बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे के बाद में लघुपथ के बाद में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है, चिंगारी लग जाती है। तो यहाँ लघुपथ के समय परिपथ में बहुत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये ऑप्शन याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य पूछ रहा है। देख लो क्या पूछ रहा है, असत्य। असत्य प्रकथन का चयन करना, यानी इनमें से हमें असत्य बताना है, ये याद रखिएगा। पहला है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस पर किसी चुंबकीय दिक् सूचक का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। बिल्कुल संकेत करता है उत्तरी ध्रुव, ये तो ऑप्शन हमारा सही है, सत्य है। ठीक है, अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र, हाँ बिल्कुल बंद वक्र उत्तर की ओर से निकलती है, दक्षिण की ओर से बिल्कुल पूरी तरह बंद होती हैं, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं तो शून्य क्षेत्र तीव्रता निरूपित करती है, शून्य क्षेत्र निरूपित नहीं करती है। तो यही कथन हमारा क्या है, असत्य है। असत्य के लिए ये जो है इस ऑप्शन के लिए सत्य है। बाकी अगला ही पढ़ लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा, बिल्कुल जितने पास होगी उतना ज्यादा तेज क्षेत्रता होगी, जितनी दूर जाती जाएंगी उनकी तीव्रता जो है वो क्या नाम है, प्रबलता जो है वो कम होती चली जाएगी। ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, शून्य वाले गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस ऑप्शन के लिए सही है। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, और इसके बाद बताएंगे हम आपको आखिरी प्रश्न। यदि आपने लाइक कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है, और नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख देंगे, ताकि हम उसे आगे वीडियो में दूर कर सकें। आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप जो कमेंट में चाहें वो लिख सकते हैं। और फिलहाल बढ़ते हैं हम 14वें और 15वें प्रश्न की ओर, और बाद में एक बार आप प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट जरूर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल। इसके साथ में हम आपको धन्यवाद देते हैं और बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। किसी लंबी सीधी धारावाहिक प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भीतर की बात कर रहा है, यानी चुंबकीय प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका बात पूछ रहा है। केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है, केंद्र पर सिरों पर अधिक बता रहा है, केंद्र पर कम बता रहा है। मध्य में सबसे कम होती है, सभी बिंदुओं पर समान होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ती है। तो याद रखना कि यहाँ पूछ कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी बिंदुओं पर समान रहती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी बिंदुओं पर समान रहती है प्रणालिका के अंदर। अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया गया है कि घरेलू साधित्रों, साधित्रों मतलब होता है यंत्र, जैसे कि हमारे टीवी, पंखा, फ्रिज वगैरह इसकी बात कर रहे हैं, को लघुपथ, लघुपथ मतलब शॉर्ट सर्किट या अति भारण, अति भारण का मतलब होता है वोल्टेज हाई, वोल्टेज हाई हो जाते हैं या लो से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। मतलब अगर हमारा लघुपथ हो जाए यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए, या अति भारण हो जाए यानी जो वोल्टेज है वो हाई आ जाए, तो अपने उपकरणों को हम कैसे बचाएंगे या क्या उपयोग में लाएंगे। तो यहाँ पहला कह रहा है भूसंपर्कण यानी कि अर्थिंग ले लें, फ्यूज का उपयोग कर लें, या स्टेबलाइजर का उपयोग कर दें, स्टेबलाइजर का उपयोग कर लें, या विद्युत मीटरों का उपयोग कर लें। विद्युत मीटर तो सभी घरों में लगे होते हैं, स्टेबलाइजर वही लगा पाएगा जिसके पास पैसा ज्यादा होगा। और फ्यूज का उपयोग हम बिल्कुल महत्वपूर्ण सर्वाधिक करते हैं, किसका, फ्यूज, फ्यूज का। अब जो है, अब हम जो लगा देते हैं वो एमसीबी लगा देते हैं, ताकि वोल्टेज जब हाई हो जाता है तो एमसीबी क्या हो जाती है, अपने आप गिर जाती है, तो उसका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका प्रयोग जो है
वो जब जो बहुत बढ़िया वाली आती है, जो हल्के से अर्थिंग को भी मतलब हल्का वोल्टेज आई होगा तो डाउन हो जाएगी, वो बहुत महंगी आती है। इसलिए फ्यूज का प्रयोग गरीब घर में, हर घर में हो जाता है। फ्यूज का तार इस प्रकार लगाया जाता है कि धारा उतनी जाए जितनी है, जैसे उससे पावर ज्यादा होगी तो फ्यूज का तार कट जाएगा और हमारे घर की पूरी लाइट बच जाएगी। तो याद रखना, यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है फ्यूज का उपयोग। अब बढ़ते हैं हम, ये तो लास्ट प्रश्न हो ही गया है। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है, आप हमारे चैनल में बने हुए रहना। इसी के बाद हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।